आप ओपी राजभर साहब ने जो बात कही थी, फराज साहब उस सवाल को भी ले लीजिए। अब मैं चाह रही हूँ आप जवाब दीजिए, क्योंकि ऐसे आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ये मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया है। हम कह रहे हैं कि उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने ये भी कह दिया, नहीं राजभर साहब जरा सुनिए मेरी बात, उन्होंने ये कह दिया कि यादवों ने पहले मुसलमानों का हक लिया और अब वो ब्राह्मणों का हक ले रहे हैं, ये भी तो बात कही थी उन्होंने। तो जरा फराज जी को जवाब देने दीजिए, पहले फराज जी जवाब दीजिए। जी सुचारिता जी, अब देखिए मुझे उम्मीद है कि ना राजभर साहब और ना गोडसेवादी मुझे कोई बीच में टोकेंगे नहीं। देखिए ओपी राजभर जी ने, इनके आदरणीय पिताजी ने, जब इनके बड़े भाई चुनाव हारे थे लोकसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाया था कि मुझे कि इसलिए हरा दिया गया ताकि राजभर समाज की आवाज संसद में ना उठाई जाए। या आप अभी गूगल कर लीजिएगा, ये ओपी राजभर साहब ने कहा है। कभी कुछ नहीं ऐसा कुछ कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे आप जब भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाया, पिताजी ने, लेकिन सुचारिता जी ऐसे डिबेट नहीं करता हूं मैं, मुझे मत इन लोग के साथ इनवाइट किया करिए, ऐसे कोई फायदा नहीं। आपका भी समय वेस्ट होगा और आपके दर्शकों का भी समय वेस्ट। मैं सहमत हूँ आपसे। एक बार राजभर साहब उन्हें जवाब देने दीजिए, सभी वर्गों को हिस्सेदारी दिला। भाई जवाब तो देने दीजिए उन्हें। मैं ये जान रही हूँ कि इस वक्त एक वॉर अखिलेश यादव वर्सेस ओपी राजभर भी हो रही है, क्योंकि राजभर साहब कह रहे हैं अखिलेश जी को सत्ता चाहिए, सत्ता का दरवाजा तो हमारे जरिए ही आएगा, वो सत्ता में नहीं है इसलिए बेचैन। अब मैं बोलूं फराज साहब बोले जी। हाँ। देखिए अरुण राजभर जी के पिताजी का बड़ा सम्मान है, मैं भी उनका सम्मान करता हूं, ऐसी बात नहीं है, वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। ओपी राजभर जी को विधानसभा का दरवाजा समाजवादी पार्टी ने दिखाया और भारतीय जनता पार्टी ने इनके भाई को हरा करके घर पे बैठा दिया। तो ये तो जानते ही है कि पिछड़ों की लड़ाई कौन लड़ रहा है। और 2000 मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ, आपसे मैं चुप बैठा हूं, वैसे नहीं करता, आपको कुंडी लगा खड़े थे, मैं ऐसे नहीं करता हूं। कहा कि ये विधायक, ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट राजभर साहब, जरा राजभर साहब मैं जरा फराज साहब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो बात रख लें अपनी, हम इस डिबेट को आगे ऐसे नहीं बढ़ा सकते, मैं उनसे सहमत हूँ, जरा उन्हें बोलने दीजिए पहले। हमने बंद किया हुआ है, ठीक है, फराज साहब बोलिए, फराज साहब को लीजिए और समीर जी को लीजिए स्क्रीन पे। हाँ अब देखिए, अब मुद्दे पर आ जाते हैं। सुचारिता जी, आपने शुरुआत की थी कास्ट सिस्टम से, हम तो ये बोल रहे हैं कि मैं तो अप टू सम एक्सटेंट धीरेन्द्र जी से सहमत हूं कि जो कास्ट सिस्टम है वो कैंसर है इस देश के लिए। लेकिन के सुदर्शन जी क्या बोलते हैं, मैं 2 लाइन पढ़ करके दिखा दूं, क्योंकि चौगाकर साहब ने भी अभी आरएसएस की बात की। के सुदर्शन साहब जी बोलते हैं कि एवरीबडी हैड अ रोल। Historically, he said the caste system had been the most effective guarantor of the job. यानी कि इस देश का दलित गटर साफ करेगा और लैट्रीन साफ करेगा, ये तो के सुदर्शन जी ने भी कह दिया। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट कहती है। एक मिनट क्या पढ़ रहे हैं आप? झूठ। नहीं, ये बहुत, देखिए किसी भी संघ प्रमुख ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। आप रिपब्लिक भारत के दर्शकों को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। संघ सामाजिक समरसता की बात करता है, संघ में कोई जाति की बात नहीं की जाती। संघ स्पष्ट रूप से कहता है कि एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान सबके लिए होना चाहिए। संघ पे इस तरह के बेहुदे आरोप लगाना बंद कीजिए आप। और आप जो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए भी आपकी वास्तविकता जानता है, इसलिए मिल्कीपुर चुनाव हार गए आप। प्रॉब्लम पता है, इसलिए कुंदर की सीट हार गए आप, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं। न मुसलमानों के वोट मिल रहे हैं, न पिछड़े के वोट मिल रहे हैं आपको। बीजेपी से पीडीए आपको वोट नहीं दे रहा है, आपको न पीडीए का वोट मिल रहा है, न किसी का वोट मिल रहा है। मिल्कीपुर क्यों हारे आप? कितने बड़े आप पत्रकार, अरे आप बताओ ना, मिल्कीपुर क्यों हारे? आप पीडीए की बात करते हो तो दलाली करिए। मिल्कीपुर क्यों हार गए? मुझे इस तरह की भाषा अच्छी नहीं लगती, मुझे इस तरह की भाषा अच्छी नहीं लगती है। ना मैं चाहती हूँ, देखिए ना मैं चाहती हूँ अखिलेश जी एक सम्मानित नेता है इस देश के, उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो, ना ही हमारे समीर जी हमारे वो सम्मानित मेहमान हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग पर्सनल इसे क्यों बना लेते हैं? आप लोगों के लिए ब्राह्मण वर्सेस यादव का जो जातीय संघर्ष है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सनल डिबेट में जाना चाहते हैं हर समय। अच्छा लग रहा है कि इस देश में एक जगह ऐसी बन गई जहां ब्राह्मणों को रोका जा रहा है पूजा से, एक जगह ऐसी बन जाए जहां पर बोला जाए यादव कथावाचक नहीं बन सकते। हो क्या रहा है इस देश में? हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। हमें आज सोचना पड़ेगा, ये जातिवाद हमें कहीं नहीं लेकर जाएगा, ये खत्म कर देगा इस देश को। इसीलिए इसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। जो राजनेता कहते हैं कि हमें जातिवाद को खत्म करना चाहिए, जो लोग पिछड़ों के हक की बात करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा जातीय संघर्ष को खत्म करने का बेड़ा उठाना होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय है। एक बार मैं प्रेम जी से, एक मिनट थोड़ा शांति कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे बात हो पाएगी। प्रेम जी और महामंडलेश्वर जी तो कथा भी गाते हैं, वो कथा बांटते हैं तो सब सुनते हैं। महामंडलेश्वर जी जरा ऐसी कोई कथा बताइए कि ये सब समझ पाए कि जाति में नहीं बंटना है और जाति इस देश को पीछे ले जाएगी।
ये तो आप ही समझा पाते हैं, क्योंकि आपकी कथा सब उस तरह से सुनते हैं कि समझ आती। बहन जी, 88,000 ऋषि निम्न में कथा सुनते हैं और सूत जी कथा सुना रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। मैंने निवेदन किया, कागभूषण जी कौआ हैं, गरुड़ जी और हंस बैठ करके वहाँ भगवान शिव और गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन कथा सुनते हैं, कोई विवाद नहीं है। मैंने फिर निवेदन करूँगा कि आपके अंदर पात्रता है, योग्यता है, आपने शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन किया है और आपको लगता है कि आपका आचरण इतना पवित्र हो गया है, आप समाज को दिशा दे सकते हैं, तो आप किसी भी कुल में पैदा हुए हैं, आप समाज को अच्छी दिशा देने में सक्षम हैं और देनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करूंगा। और एक प्रार्थना और कर रहा हूं कि जिस प्रकार से जातिकरण हो रहा है, गांव देहात में लोग एक दूसरे पे छीटाकशी करेंगे, बिना मतलब के झगड़े बढ़ेंगे, मैं सबसे निवेदन करता हूं, अन्य विषयों पे राजनीति कर लो भैया, ये धर्म का नाम लेकर, कथा का नाम लेकर, कथा तो भगवान की यह व्यथा समाप्त करती है, वो विषाद घटा करके प्रसाद प्रदान करती है। कथा के नाम पर हम लोगों को विषाद दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, विवाद दे रहे हैं, ये जरूर हमारी सबकी चिंता की बात है। आप किसी जाति में पैदा हुए हैं, आप पात्रता रखते हैं, योग्य हैं, आपने अध्ययन किया है और आपको लगता है समाज को सही दिशा दे सकते हैं, तो जरूर दीजिए, पर व्यासपीठ पर हल्के बात मत करिए, जाति की बात मत करिए, मनुष्य मात्र के कल्याण की बात करिए, तो आप बंधन के पात्र हैं। स्वामी जी, आपने जो बात बोली इतनी अच्छी बोली कि मुझे लगता है कि ये मेरे कार्यक्रम का समापन इन्हीं पंक्तियों से होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी जाति में जन्मे हैं, आपके पास ज्ञान है, आपने ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को समाज तक पहुंचाइए, उसे बांटिए, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन प्रेम जी, क्या ये हकीकत नहीं है कि बिहार में चुनाव है? क्या ये हकीकत नहीं है कि यूपी में 27 में चुनाव है और उसके लिए जाति अगर मुद्दा ज्वलंत रहेगा तो वोट मिलेंगे? देखिए, आपकी बात सही है सुचारिता जी, चुनाव के समय में ये मुद्दा उस रूप में आगे बढ़ता है, बढ़ेगा। और मगर मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि ये जो चीज़ें हैं, किसका फेल्योर है, ये घटना जो घट रही, किसका फेल्योर? तो शासन प्रशासन पुलिस कहाँ है? शासन प्रशासन पुलिस कहाँ है? हाँ। और एक बात तो जो महामंडलेश्वर जी कह रहे थे उसमें छोटी सी बात, वो कह रहे कि ये घटना या दुर्घटना है। हाँ। मैं कहता हूँ महामंडलेश्वर जी, ये सिर्फ दुर्घटना नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये आपराधिक घटना है और एक सोच बैक ऑफ माइंड में जो चलती है जातिगत, उसका परिणाम है। इसलिए उसको थोड़ी इतनी विनम्रता से इसको मत देखिए, इसको थोड़ा सा सख्त होके महामंडलेश्वर जी इसको गलत बोले, मेरा ये कहना है। सिर्फ दुर्घटना नहीं है, ये एक जातिगत जो हमारे माइंड में बना होता है उसके कारण बाल मुड़ा गया है। ऐसा थोड़ी कि एक थप्पड़ किसी को मार दिया गया है, ऐसा नहीं है, बाल मुड़ा गया है। ये निंदनीय है, आपराधिक भी है, कानून का उल्लंघन भी है। और अब जो लोग दिखा रहे कि ब्राह्मणों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, ये सीधे चुनौती है एडमिनिस्ट्रेशन को, सीधे प्रशासन को चुनौती है।